स्वागत है आपका डीडी राजस्थान पर। शो है सुप्रभात धरती धोरारी और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मैं हूं आपके साथ प्रणय। मेरा भी अभिवादन। सुप्रभात धरती धोरारी में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे लगता है कृतिका बहुत हंसती मुस्कुराती चहकती हुई बात कर रही हैं। और हंसना मुस्कुराना आज ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो वैसे पेशे से तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो हंसने और हंसाने का ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे मेहमान से मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रवीण कुमार जी आपका सुप्रभात धरती धोरारी। राम 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 बिल्कुल। प्रवीण कुमार साहब, वैसे आपका नाम प्रवीण कुमार है, लेकिन सब आपको बहुत प्यार से पीके मस्त बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपका नाम है पीके मस्त, ये बड़ा खूबसूरत नाम है क्योंकि एक तो पीके ने वैसे भी बहुत धूम मचा रखी है पूरी दुनिया में, देश में। आपका नाम भी पीके है, तो ये वो पीके फिल्म और आप में क्या संबंध रहा? कुछ नहीं साहब, पीके पीने में बड़ा मैं माहिर हूँ। बचपन से ही जैसे किसी ने दूध छोड़ दिया बच्चों ने तो वो मैं पीता था। कुछ भी छोड़ देते हैं घर में तो मैं पीने का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज पी जाए। लोग नेगेटिव चीज सोचते हैं पीने के नाम से, लेकिन पीने के लिए दुनिया के दुख दर्द भी हैं। पियो और उनको मुस्कुरा के। इसके लिए कहता हूँ कि हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ता हूँ, दिल से दिलों को जोड़ता हूँ। मेरी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाऊंगा अकेला, जरा हाथ तो देना। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। वैसे क्यों ना आपकी सुबह से शुरुआत की जाए कि एक कॉमेडियन की जो सुबह होती है वो कितनी मजेदार होती है। सुबह बहुत मजेदार होती है साहब। मैसेज हमारे को तो सोते सोते कोई कोण मार देती है, चल दूध लेके आ। फिर मैं बिल्कुल आंख मसलते हुए दूध लेने जाता हूँ डोली लेके। कहीं रास्ते में कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ गया तो उछल के कहीं मुझे खा जाए। इंजेक्शन मुझे खाने, वो मेरे को बड़े प्यार से कहेगी जी अब गर्म भी कर दो इसको। फिर इसकी स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा टॉयलेट में फ्लैश तेज नहीं चलाया आपने। फिर बाहर देखेगी तो हाथ अच्छे से धो। मैं भी गुस्से में ज्यादा मारता हूँ तो लिक्विड साबुन ज्यादा बाहर आ जाता है। फिर मैं यार चलो ये बेकार जाएगा, इसी से दाढ़ी भी बना लेते हैं। तो हम तो हर चीज में एंजॉय और सुख ढूंढते हैं साहब, हंसी की बात है। पेशा आपका पुलिस इंस्पेक्टर का है, तो ये दो अलग अलग चीजें, हंसना हंसाना और वो जो आपका काम है, ये इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? बिल्कुल, देखो साहब जब ज्यादा हमारी ड्यूटी आवर्स भी ज्यादा है, अक्सर लोग वो ये कहते हैं कि पुलिस सोती है ड्यूटी पे। भाई एक बात बताओ, किसी की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 8 घंटे की। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 6 घंटे वाला 8 घंटे वाला तो सो भी लेगा, और पुलिस वाला अगर थोड़ा सा एक झपकी भी ले ले और एक स्नैप में आ जाए तो वो सोया हुआ मान लिया जाता है। तो ये बात है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्यूटी आवर्स ज्यादा हैं तो लोगों को एंजॉय, एक पता ही नहीं चले समय कैसे जाए। ये मेरा प्रयास रहता है, खुशी खुशी ड्यूटी करके जाएं सब। भाई रो के जाओ चाहिए, हंस के ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। और पुलिस से अच्छा ससुराल कहीं नहीं होता। बिल्कुल सही है। वैसे जैसा आपने अभी बताया कि आप पुलिस वाली जॉब में हैं, तो वहाँ पर भी, लेकिन आप एक कॉमेडियन भी हैं, तो वहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा कुछ होता है कि अरे यार कुछ सुना दो यार, कुछ तो सुनाओ? कई बार बड़े जैसे कुछ भी हो जाता है तब भी लोग सुनते हैं। जैसे मेरे फादर कैंसर थी, लेकिन लोगों को तो ये लगता है कॉमेडी करता है, तो हमेशा मतलब हॉस्पिटल में पकड़ लेते और मस्त जी सुना के जाओ। तो मैं चाहे मेरे हॉस्पिटल में होश पिटने लग रहे हो, अस्पताल में पहुंच गई हो, और देखो आप वहां लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, तो मैं वहां भी हाथ से ढूंढता यार सुनेंगे तो सही। तो मैं वहां देखता आपातकाल या इमरजेंसी का मतलब आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। और आगे लिखा मिलता ICU, इसका मतलब आई विल सी यू, एक बार भर्ती हो जा। तो फिर मैं चलो यार, जब लोग ये चाहते हैं, पापा भी मेरे कहते थे कि वो बहुत अच्छे कवि थे, तो वो कहते थे कि यार तू हंसाया कर, तू बहुत अच्छी बीट है तेरे अंदर। पर मुझे डर लगता था माइक से, क्योंकि जब भी मैं माइक पकड़ के चढ़ता तो लोग मेरे पैर पकड़ लेते, कहते कि दूजना बंद कर, पैर कांप रहे तेरे। तो इसलिए बड़ा मजा आता था। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई माइक लेके स्टेज पे आने की? ये शुरुआत तो ये समझो कि रामलीलाओं होती है हमारे गांव में, तो रामलीलाओं में यूं अनाउंस करना पड़ता है फला सीन आएगा, फला आएगा। तो मेरे फादर वहाँ कॉमिक सीन करते थे। फिर मुझे लगता था यार पापा बहुत जम रहे हैं। मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं डरता था हमेशा कि यार कहीं लोगों की मुंडियां दिखती थी, मैं यार कहीं मजा नहीं आएगा। तो फिर मैं धीरे धीरे, पापा ने कहा कि तेरा अंदर है कुछ तो कर। और फिर यहाँ जयपुर में माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ साहित्यिक गोष्ठियां होती हैं, वहाँ सिखाते हैं गुरुजन। मैंने आपसे भी सीखा, आपको ध्यान नहीं है, जवाहर कला केंद्र में, वहाँ हमारे सूत्रधार में आप आए थे, तो वहाँ
धीरे धीरे यहाँ बहुत अनुभवी लोग हैं जिनका काफी फायदा मिलता है, और सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पुणे का। बहुत बढ़िया। पिताजी से क्या सीख मिली? वो तो कवि थे और आप हंसाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ। नहीं, वो हास्य कवि थे एक्चुअली। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। तो वो कहते थे कि यार देखो, हंसी खुद पे ही करनी चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं। आजकल माहौल ऐसा है, दूसरे पे ज्यादा करते हैं लोग। जी, जी, जी। लेकिन मैं उसको उल्टा करना चाहता हूँ, मैं खुद पे ही कहता हूँ कि मेरा नाम है पीके मस्त, ड्यूटी मेरी गश्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त, और आपके सामने हूँ नस्त। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। क्या बात है। बहुत खूब। तो ये पीके मस्त नामकरण हुआ कैसे? पीके एक्चुअली क्या है, पहले जैसे रमेश, सुरेश, राकेश, प्रवीण मेरे नाम है, तो ये नाम मैं कहीं बोलता था तो वो याद ही नहीं रहता किसी को। अच्छा। तो किसी ने कहा कोई तखल्लुस ऐसा लगाओ पीछे नाम के, तो मैंने सोचा चलो कुछ लगाते हैं। तो मैंने पीके मस्त लगाया, तो मिसेज बोली पी के तू मस्त हो जाए तो स्त्री जाति पे लानत है, मेरे होते हुए तू पी ले। तो फिर मैंने सोचा यार ये नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैंने कई नाम सोचे, एक बार चालू भी लगाया, किसी ने कहा चालू लगा दे। हाँ। तो मैं 2-3 दिन बोला भी चालू। हाँ। तो पर लोग ज्यादा चिल्लाने लगे चालू चालू, तो वो लुच्चा लुच्चा सुन रहा था। बहुत अजीब से वाक्य हुए। और पागल जी हैं यहाँ बहुत बड़े कवि जी हाँ, जी उनका हाँ। मैं सोचा ये बूढ़ा बाबा मरने वाला है तो इसका फायदा उठा ले। अरे। तो मैंने उस नाम को लगाया पी के पागल। हाँ। तो मैं उनसे पूछा, मैं कि सर कैसा लगा मेरा नाम? हाँ। बोले बेटे वैसे तो तू पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक गली में चल जाए, एक मोहल्ले में चल जाए, एक मंच पे 2-2 पागल कौन सहेगा? मुझको तो सब कहते हैं, तुझको कौन कहेगा? जी। ऊपर से अपना शहर आगरा भी नहीं है। हाँ। तू पहनता कोई घाघरा भी नहीं है। और 3 बातें और हो जाएंगी बेटे। हाँ। तेरी मिसेज को लोग पगली कहेंगे। हाँ। तेरे बच्चों को पागल के बच्चे कहेंगे। और तेरे घर को पागल खाना कहेंगे। तो इस तरह का माहौल चारों तरफ। यहाँ बहुत अच्छे साधन है और हाँ। बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये मुझे यहाँ अच्छा वातावरण मिला, तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। वरना तो साहब मैं तो गांव का बालक हूँ। आप कहोगे आप भी बालक हो, मेरे में से 50 बालक निकल जाए। लेकिन बिल्कुल देसी बात करेंगे साहब, मैं बिल्कुल गाय भैंस पालने वाले लोग हैं हम तो। पर हमारी भैंस को छोटा बच्चा पाडा मर गया था। फिर मेरी दादी बोली बेटे तेरी शकल पाडे में मिलती है। आप हंस रहे हो साहब, हमारे घर में हादसा हो गया था। और सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ कि दादी बोली बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती है। मैं माँ मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बोले तेने करना कुछ नहीं है, भैंस को गुड़ की डली चटा। हाँ। तो भैंस समझ जाएगा उसका बच्चा जिंदा है। मैं अब रोज चटाता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जैसे अपना ही बालक आ गया हो। कभी कभी तो वो चाट भी लेती, और कभी कभी उसको सारे दुख दर्द भूल गई साहब, और बिल्कुल मुझे अपना बच्चा समझ के ज्यादा दूध देने लगी। वो एक्स्ट्रा दूध मुझे ही मिलता, तो जो तरावट पाडे में आनी थी वो मेरे अंदर आई। तो मेरे आईब्रोज वगैरह पूरे शरीर पे बाल वाल हो गए। अगर मैं आईब्रो बनवाता तो एक भैंस बेचनी पड़ती, और अगर वैक्सिंग कराता तो पूरा तबेला बेचना पड़ता। अच्छा। लेकिन आजकल की बच्चों की अकल शकल कैसे बनती है? आजकल की माएं क्या करेंगी, केसर खाएंगी, बादाम खाएंगी, पिस्ते खाएंगी, घिसते घिसते खाएंगी, और ऐसी ऐसी चीजें खाएंगी, ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगी लाल बच्चों के, अंग्रेज बच्चे, गाजरी बच्चे, टमाटरी बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, और उनको माएं देखेंगी तो आप जैसा चीलू चीलू लाल लाल टमाटर जैसा बच्चा होएगा। लेकिन भाइयों जब मैं हुआ था, जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरी मम्मी गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को देखा करती, तो साला रिजल्ट भी ऐसा ही निकले। अच्छा अच्छा। पीके साहब अभी आपने ये दादी वाली जो बात कही कि हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? साहब मेरी तो शादी होगी, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। माँ कहती है बेटा तू ससुराल का हो गया। हाँ। ससुराल वाले कहते तू तेरी माँ का ही है। मेरी हालत तो धोबी का एक जो जानवर होता है ना वैसी हो गई है। क्या बताए, हर चीज में हास्य निकालना। और मैं हंसमुख परिवार से हूँ साहब। जी जी जी। हमारा परिवार तो इतना हंसमुख है, आप किसी को देख लो, सब आंखें बांके नहीं आपकी हंसी निकल जाए, सारे ऐसे ही हैं, बिल्कुल शकल ही से अंडे बिल्कुल बाके तिरछे ऐसे हैं वो। वैसे आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता? बचपन मेरे फादर हरियाणा पोस्ट ऑफिस में एसपी थे जी। तो मैं उनके साथ ही रहता था। तो वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग हरियाणा में एजुकेशन हुई तो वहाँ खूब मैंने एंजॉय किया उस चीज को। और वहाँ पे हंसी बहुत है। हरियाणा में तो कुछ भी किसी से कुछ भी पूछो तो उसका नक्शा भी देखो, अलाइनमेंट उसके नक्शे का भी टेढ़ा ही है। और पूरा बसों से पूछो, बसों का, बस से आप किसी से कुछ भी पूछो उल्टा ही जवाब देगा। उससे पूछो भाई साहब बस कब आओगी, बोला कटेगा के।
अच्छा। कुछ भी पूछो भाई साहब, कुछ भी जवाब उल्टा ही देगा। एक मैंने बिल्कुल मरा सा था एक लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा थाना कहाँ पड़ेगा, तो बिल्कुल मरने हो रहा, गिरने हो रहा, बोल कहाँ पटकना है। मतलब वहाँ हर चीज में ह्यूमर है, बोलता भी आदमी खुशी खुशी है, तो और पीछे उसकी इंटेंशन खराब नहीं होती। तो मुझे लगा कि ये लहजा अच्छा है। सुरेंद्र शर्मा जी इस लहजे से कहाँ चले गए, तो इस लहजे में एक मैं आम बातचीत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी से ये अश्लीलता हटा दूं एक किस्म से, और जो मौलिक चीज जो छुपी हुई है लोगों तक वो जाए मैसेज, तो मजा आए। क्योंकि आजकल हर चैनल जैसे ज्यादातर किसी की बुराई क्यों करें अपन, लेकिन बहुत से लोग दिवर्ती इससे करते हैं, तो मुझे बड़ी टीस होती है। मैं इसको एक नई दिशा देना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। जब आपका हरियाणा से फिर जयपुर कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पुलिस में भर्ती हो गया जी, और यहाँ भर्ती हो गए तो फिर यहाँ रहना ही था, और यहाँ मकान बना लिया मैंने अभी जयपुर में। अच्छा। वैसे तो पुलिस की जब बात करते तो जो पुलिस की छवि है, डर लगता है, बड़ा डरावनी छवि। आपने उस छवि को कहीं तोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में पुलिस ने एक ऐसी छवि बनाई, ऊपर कलर देखिए आप पुलिस का, ऊपर से लाल नीचे से नीला। इस कलर का मतलब ये है, अंग्रेजों के जमाने में पुलिस के हत्थे कोई चढ़ गया तो मार मार के पहले तो लाल कर देते थे, 3-4 दिन में वो नीला अपना आप पड़ जाता था। लेकिन अब हम इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लाल रंग सही मायने में हमारे बलिदान का रंग है, और नीला रंग वो रंग है जो मुक्त आकाश का रंग है, जिससे आप सब लोग एक परिंदे की तरह उड़ान भर सके, और कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले हम आपके सामने खड़े मिले कि हम करेंगे इसका सामना, आप तो एंजॉय कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे जब आपने पहला स्टेज शो किया था तो वो कब किया था? पहला स्टेज शो 2006 में ये पत्रिका का कोई मेला लगा हुआ था, उसमें मैंने वो किसी को भी कह रहे थे भाई कोई दिखाना चाहे, तो मैं डरता डरता गया, मैंने भी नाम लिखवा दिया। तो वहां बोला तो 2-3 आदमियों ने ताली बजाई, वो मेरे आज तक बड़े फैन है, और मतलब मुझे लगा कि एक भी ताली बज गई तो मैं उस दिन से मेरे को लगा कि तेरे अंदर कुछ है। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा एक के मल्टीपल करते हैं इसको, 1 के 10 हुए, 10 के 100 हुए, 100 के अब पता नहीं क्या होता जाएगा। कुछ पता ही नहीं। क्या सुनाया था पहली बार आपने? पहली बार मैंने ये सुनाया था कि जिसके पास जाते हैं मुस्कुराने हम, वही छेड़ बैठता है दास्ताने गम, और ये दास्ताने गम इतनी लंबी है जिसके जिम्मेदार कुछ आप कुछ हम भी। वाह वाह वाह। क्या तैयारी रहती है जब कोई स्टेज शो आप करते हैं? मैं एक्चुअली सर मेरे साथ समस्या ये है कि कोई मैं तैयारी करके जाता हूँ तो मेरा बिल्कुल खराब होता है शो। अच्छा। मैं बिंदास, जब मेरे को खुला छोड़ दिया जाता है, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, मैं कोई कुछ पूछता है उसका जवाब अपने शब्दों में जब देता हूँ तो वो लाजवाब होता है। बाकी जो स्क्रिप्टेड होता है उसमें बंद के मेरे से नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो जब आप स्टेज शो एज अ कॉमेडियन करते हैं, उसके अलावा अपने कवि सम्मेलन में भी आप जाते हैं, तो वो आपने कब से शुरुआत करी कवि सम्मेलन की? कवि सम्मेलन में 2012 में 1 जनवरी को लाडनू हमारे केसरदेव मारवाड़ी जी हैं, उन्होंने पहली बार मुझे वहां बुलाया। उससे पहले 2007 में मई में पागल जी ने भी इस दुकान पे बुला लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने IAS के इंटरव्यू वगैरह दिए तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। लेकिन सही महीने में पहली बार उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, तो उससे मुझे लगा कि यार ये ठीक काम है, हंसाओ, बकवास की बकवास कर लो और पैसे के पैसे भी कमा लो। और इसमें मैंने देखा जो ज्यादा बकवास करता है वो ज्यादा पैसे कमाता है, तो मैं कहा चलो अपन बकवास कम कर लेंगे लेकिन मैसेज ज्यादा देंगे। बिल्कुल, एक कवि की तरह कुछ हो जाए, आप सुना दीजिए एक अच्छा सा। बिल्कुल, अब मैं सुनाता हूँ कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों। वाह वाह वाह। पीके साहब, अभी अभी आपके बचपन की बात हुई, तो ये स्कूल की पढ़ाई कहाँ पे हुई आपकी, किस जगह से? मेरी पढ़ाई गुड़ियानी गांव है रेवाड़ी के पास, वहाँ मेरे फादर की पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग थी, तो वहाँ मैं पढ़ने में बड़ा बेकार था। मतलब पहली से लेके, हरियाणा में एक रूल है कि पहली से लेके 5वीं तक सब पास। अच्छा। तो वो जो हाजिर होएगा, जो उस दिन नहीं गया वो ही पहल होता है। अच्छा अच्छा। तो हाजिर तो मेरी मम्मी पहले ही फूंकनी मार के भेज दिया करती। तो पहली से 5वीं तक मैं पास हो जाता। फिर 6ठी में एक टीचर आए हमारे गांव में, वो हमारे घर में हेडपंप था, तो मैं उनको नहलाता, तो वो मुझे और चढ़ाता कि बहुत तगड़ी मोटर है तू, रोहतक की मोटर है। मैं 80 बाल्टी से नहाता था वो। अच्छा। उस चक्कर में मेरे मसल्स भी ठीक हो गए। फिर मैं पहलवानी काफी कुछ किया।
लेकिन कई विपरीत। फिर मेरे अंकल जोधपुर से एमएससी करके आए, फिर उन्होंने देखा कि छठी तक इसको ना तो हिंदी आती है ना कुछ भी है, नहीं आता। फिर छठी में ही एक हमारे इंग्लिश के सर ऐसे आए जो पापा के दोस्त थे, वो बोले पीटते सबसे ज्यादा वो खुद की बच्ची को और मुझको। तो हम दोनों को, वो बच्ची तो थोड़ी सी उनके दिमाग को हल गया, वो ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे को इंग्लिश पहले आई, हिंदी बाद में आई। अच्छा। फिर तो, और मैथ तो मुझे आज तक नहीं आता और हमारे जो राजस्थान पुलिस में मैथ आता भी नहीं, हिंदी। अच्छा अच्छा, तो स्कूल के बाद फिर कॉलेज कहाँ का रहा? कॉलेज रेवाड़ी में केएलपी कॉलेज में पढ़ा था मैं, क्योंकि वहाँ मेरे फादर थे ही, तो वहाँ बढ़िया कॉलेज था और वहाँ पे एक माहौल था, लेकिन वहाँ मैं कॉमेडी कर सकता था। लेकिन बचपन में मैं जैसे स्कूल लेवल पे ही एक बार क्या हुआ कि बोला ये बहुत अच्छे हंसाता है, छोटे में पहली दूसरी में था, तो उन्होंने मेरे को उठा दिया, लेकिन मैं वहाँ हंसा नहीं पाया। तो हंसाने से डर गया मैं मैडम को देख के, तो हंसाने से पहले ही मेरे नाक में से मतलब सिगरेट की तरह बाहर आया। अच्छा। तो वो बोले कि मैडम ने पहले ही डरा दिया, बोले ये क्या सुनाएगा, इसका तो बस नाक ही आता है। वो अगर मैं वहां नहीं डरता तो उस समय मैं 8 साल का होऊंगा, फिर मैं ये 35 साल के अंदर जो शुरू किया, 5 साल में 4 साल में जो किया, 2-3 साल में, अगर मैं 8 साल से चला होता तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा जो सुन रहा है मुझे, वो अगर उसमें कुछ पोटेंशियल है, कुछ भी है, वो छोटी सी उम्र में ही लग जाए। आजकल तो छोटे बच्चों का बड़ा अच्छा स्टेज मिलता है जी। और बड़े अच्छे कई नाम हैं, जैसे अपने यश राजस्थानी एक छोटा बच्चा, अब उसको भी बुलाओ कभी। जी 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 जी। तो पहली दूसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बड़े मजे किए होंगे आपने, टीचर्स बड़े खुश रहते होंगे आपसे? टीचर तो पता नहीं, लेकिन आसपास जो बच्चे होते थे वो मेरे पास घेर के बैठते थे। मैं क्या कि फिल्मों की, शोले वगैरह की फिल्मों की कहानियां सुनाता था, डायलॉग को ऐसे इम्प्रोवाइज करता था कि जिनके घर शीशे के हों उनको लाइट बदल करके कपड़े बदलने चाहिए। तो इस तरह की चीजें मैं सुनाता था, तो वो बढ़िया थी, उन लोगों को अच्छी लगती थी, मेरी भीड़ रहती थी मेरे पास। लेकिन मैंने को पता नहीं था कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा इसमें, और धीरे धीरे आज मैं जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल में एंकरिंग करूंगा 2 दिन, इस तरह को तक नहीं जा पा रहा। अच्छा, जो लाफ्टर फेस्टिवल होने वाला उसकी एंकरिंग कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आने वाला है। आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके इस काम में? फैमिली ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन मिसेज का जो उल्टा है सपोर्ट उसका। अच्छा। वो कहती कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जिंदगी में जैसे तीर की तरह होती है जिंदगी, जितना आपको पीछे खींचा जाएगा या तो आप टूट ही जाओगे, या फिर जब गए तो समझ लो फिर रुकने वाले नहीं हो। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ये मैं मोटिवेशन क्लास से लेता हूँ IAS तक, तो मैं उदाहरण तो मेरे पास भरे पड़े हैं। अच्छा अच्छा, किस तरह की मोटिवेशन क्लासेस? मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाफ्टर थेरेपी, मैंने IAS के 2 बार इंटरव्यू दिए, तो मैं उसमें पढ़ा लेता हूँ। कोचिंगों में भी, मेरे पुलिस एकेडमी में, हमारे सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इनमें पढ़ाता हूँ। किस तरह के लोगों से मिलना होता है उस दौरान? सब तरह के लोगों से मिलना होता है। जैसे अफसर बहुत आते हैं, कई बार एक अफसरों की मीटिंग में चला गया, तो मैंने उनको कहा, वो ताली नहीं बजा रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे यूं। मैंने कहा भाई साहब इसको थोड़ा तेज बजा लो, तो बोले बावड़ा है क्या तू, इन रेखाओं की वजह से हम अफसर बने हैं। अच्छा। और कोई सी घिस गई तो अफसर वाकई अफसर होता है, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल तो होता है। तो बड़ा अच्छा जवाब लगा मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होता रहता है और जीवन में खुशहाली आती है बस। बिल्कुल। अभी आपने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज का जो यूथ है वो बहुत स्ट्रेस में है, उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वो पिक के मस्त लिखे और मेरी सारी क्लिप देख ले, उसका स्ट्रेस हो जाएगा मैनेजमेंट अपने आप, उसको पता चल जाएगा जीवन कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जाकि जो भी हंसाता है उसके पीछे दुख भी होते हैं। मेरे फादर को कैंसर हो गई थी, तो मैं बहुत दुखी था, लेकिन फिर मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। और वो चीज वो बच्चे देखेंगे तो हर क्लिप में कोई ना कोई मेरी भावनात्मक भी होती है बातें। आपने बिल्कुल सही कहा, जो असली हंसाने वाला इंसान है उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे बहुत दुख है, उसको वो छोड़ के आता है, पर्दा डाल के दूसरों को हंसाने का काम करता है। आपका काम बहुत खूबसूरत है। कोई स्टेज शो ऐसा रहा जिस दौरान आपको लगा कि नहीं वो सब मैं नहीं कर पाया, कुछ गड़बड़ हो गई वहां पर? मैं हमेशा जब भी ऑडिशन होते थे तभी भी, जैसे पहले, आज से पहले लाफ्टर वगैरह के काफी ऑडिशन दिए मैंने, तो मैं किसी ऑडिशन में कभी पास नहीं हुआ। अच्छा। अभी ये मैंने चाय के चुटकुले जीते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट के 2 ऑडिशन इसी साल, अभी कुछ महीनों में, इसी पिछले महीने ही जीते हैं। जी, जी, बाकी उससे पहले मैं हमेशा असफल ही रहा। तो वो उससे मुझे
मैं नर्वस होता था हर बार। फिर मैंने ये सोचा कि तेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तेरा तो होना तो है नहीं। हाँ। तो फिर मैं बिंदास होके बोला। हाँ। लेकिन मैं ये दुनिया से, ये सब साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप बिंदास हो जाओ, जो बात आप अच्छी है, दिल की बात कहो तो आप सफल हो गए। लेकिन आप थोड़ी सी भी झिझक कर गए तो गलत। कई लोग क्या है कि गलत चीज को ज्यादा पेश करते हैं। सही चीज जो आपके अंदर बेस्ट है वो दो, फिर आप बेस्ट हो, फिर कोई नहीं आपके सामने। बिल्कुल सही। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका, जैसे कभी होता है कि हमारा मूड बहुत स्ट्रेस में होता है, हम अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको कॉमेडी करने जाना है, तो ऐसा कोई अनुभव हुआ आपका अभी तक? हाँ, काफी अनुभव ऐसे होते हैं। जैसे डेट्स वगैरह ले लेते हैं। जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे पिछले 11 फरवरी को, तो उसके 1-2 दिन बाद ही कोई प्रोग्राम था, तो पापा ने पहले ही कह दिया था कि उसमें जरूर जाना तू। तो उसमें घर में तो ऐसा हो गया था। फिर मैं गया तो काफी दुख रहता है अंदर से। लेकिन पिताजी का आजकल आज भी मैं कोई ना कोई उनकी चीज, जैसे ये कोट भी उन्हीं का ही है, ये जैकेट उनकी, टाई उनकी है, तो ये साथ में अपने साथ समझता हूँ, डबल पावर। जी जी जी। तो मेरे अंदर मतलब पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है कि मैं कुछ ना कुछ उनकी जरूर पहनता हूँ। कोई मोजा भी मिल गया तो धो के, या उनको रुमाल, कुछ ना कुछ रखता ही हूँ। तो फिर मैं बस किसी को कुछ नहीं समझता, मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। वाह वाह, जिंदगी की और जो पॉजिटिविटी आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं उसकी वास्तव में दाद देनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जो तैयारी आपने की, आपने कहा ऑडिशंस में आप काफी असफल रहे कई बार, लेकिन 2 ऑडिशन आपने बताया आप उसमें सफल रहे, क्या तैयारी थी वो सुनाएंगे? फिर मैंने तैयारी को इस तरह से लिया वैसा, जैसे IAS के मैं फेल हो गया था, ओवरेज हो गया था। फिर मैंने इसके नोट्स बनाए कॉमेडी के, कि कोई भी टॉपिक लो और उस पर 100 चीज अपनी मौलिक करो। जिस तरह आज मेरे पास 37 डायरी है और मैंने सिर्फ 1 पन्ना ही सुनाया है यहाँ। 37 डायरी? हाँ। और आज मैंने सिर्फ 1 पन्ना ही सुनाया इन दोनों में। वो जब 37 डायरियां जिस दिन बाहर आ जाएंगी, मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई देखे, डायरेक्टर समझे और मेरे को एक प्रोग्राम दे कपिल जैसा। तो कपिल जो करते हैं बेइज्जती दुनिया की, मैं उनकी इज्जत करते हुए तो खुद की बेइज्जती करके कैसे हंसाता हूँ ये बताऊं। 37 डायरी का कोई, किसी भी एक डायरी का कोई 1 पन्ना आप बताएं। बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूँ कि देखो, भारत पुरुष प्रधान समाज है। पर सबका ध्यान महिलाओं पे लगा रहता है जी। इस कथन को अन्यथा नहीं ले, मैं कहना चाहता हूँ लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, और ट्रक वाला तक भी माँ का इतना ख्याल रखता है। हर ट्रक पे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, और वो ट्रक वाला भी लिखवा देता है जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहता है। और लिखवाएंगे चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है चड्डी, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है, उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय आता है। क्या खूब। तो आप ये टाइम कब निकालते हैं अपने कॉमेडी के लिए, कुछ भी नोट्स बनाने के लिए? मैं एक पन्ना अपना हमेशा जेब में रखता हूँ, एक पेन रखता हूँ, और उसमें जो भी चीज नई आती तुरंत लिख लेता हूँ। और खुद के ऊपर जो हास्य होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और जीवन की विसंगतियों पे जो हास्य होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी चीज सुनाता हूँ कि जी हम सिमटते जा रहे हैं दोस्तों। पहले हमारे घर कोई आता था तो इतना बड़ा लस्सी का गिलास जिसमें मलाई भी होती थी, ऊपर अपने भी मूंछें होती थी, उसमें दोनों में तरावट, यूं बढ़िया माहौल, इज्जत में भी, आपस में प्रेम भी बढ़ता था उससे, जो मतलब चिकनाहट रहती थी प्रेम में। अब सुकड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है प्रेम हमारा। हम पहले फिर इतने बड़े गिलास से आए स्टील के गिलास में, फिर हमारे जो रिश्ते स्टेनलेस हो गए, स्थिर से हो गए। फिर उसके बाद हम कांच के गिलास में कांच की तरह बिखरने लग गए। फिर कांच के गिलास में भी छाछ में पानी साफ दिख रहा था, फिर हमने उसमें आइटम बदल दिया, चाय डाल दी। चाय के बाद भी हम सिमटना शुरू हुए दोस्तों, यूं यूं यूं। आजकल इतना सा प्रेम रह गया जैसे टकीला का शॉट हो। वो दिन दूर नहीं, जब आप मेरे घर आओगे तो मैं आवाज लगाऊंगा, अरे भाग के जा बेटे, तेरे अंकल आए हैं, टी ड्रॉप ला। टी ड्रॉप ला। और अंकल कहेंगे मुंह खोलियो, फिर आप मुंह खोलेंगे, फिर हम ऐसे डालेंगे जैसे ड्रॉप पोलियो। फिर बच्चन साहब आ कहेंगे हाय 2 बूंद जिंदगी की। बहुत खूब। वैसे जब आप लिखते हैं तो सुबह का, कहते हैं कि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा एज अ कॉमेडियन भी ऐसा लगता है आपको कि सुबह के टाइम पे आपके थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं? देखो मैडम, मैं खुद बादशाह आदमी हूँ, लेट शुरू किया मैंने, तो ये एक मिथ्या धारणा है कि सुबह का कोई टाइम होता है। जागो जब ही सवेरा ही है। अब आप जब जेब में आपके पन्ना है, विचार पता नहीं कब आ जाए, तो हमेशा आपका विचार जब भी आए जब भी लिख लो। और दिन में अगर आप 2 बढ़िया कॉमेडी, जो भी आप करना चाहते हैं, कॉमेडी, कविता, शेर और शायरी, कुछ भी करना चाहें वो लिख लो। आपके पास महीने भर में आप बड़े कवि हो जाओगे। बिल्कुल आपको किसी 20 रुपए की चुटकुले की किताब ला के उसमें सुनाने की जरूरत नहीं है। लोग 20 चुटकुले रट लेते हैं, सुना लेते हैं, लेकिन मौलिकता जब भी आएगी जब डेली मेहनत करोगे।
और फिर आप बिंदास हो जाओगे, हर चीज को अच्छे से करने की कोशिश करोगे, बढ़िया लगेगा आपको। जी, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आपने जो अभी ऑडिशन दिया उसकी जो तैयारी आपने की वो जरा बताइए, किस तरह की तैयारी थी? उसने मैंने देखा ये चाय पे चुटकुले नाम का प्रोग्राम है सब टीवी का, तो मैं सोच रहा था यार चाय पे मैं क्या बोलूं तो इनको खुश हो जाए। तो मैं खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो होना तो है नहीं, तो दुखी करो। क्योंकि मेरे को कवियों ने कहा था कि 35 साल में तू कविताएं शुरू कर रहा है। मैंने कहा साहब मैं साहित्य की सेवा करना चाहता हूँ। बोला अब तो तू नुकसान ही कर सकता है, सेवा तो क्या करेगा। तो मैं कहा चलो अपन इसमें कुछ करते हैं नया। फिर मैंने बताया कि जीवन में चाय का जो मेरा अनुभव था वो सुनाया था मैंने ये सुनाया कि देखो मेरा घर टी पॉइंट पे है, मेरी पतीली चढ़ी रहती है, आने जाने वाले इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा। और मैं चाय का जैसे ऑब्जर्वेशन जो आज तक मेरा अनुभव था, जैसे कहीं भी हमारे रेवाड़ी के स्टेशन पे बड़ी मीठी आवाज आती, चाय 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 चाय, लेकिन जितनी मीठी आवाज होती उतनी फीकी चाय बनाता हो। तो वो जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन थी चाय की वो मैंने सुनाई कि बचपन में मैं चाय गड़वा भर के पीता था, रात की रोटी को गोल करके उसको यूं डुबो डुबो खाता था, फिर एक गड़वे में एक आंख खुलती थी, फिर दूसरे में दूसरी खुलती थी। तो वो मौलिक चीजें जो गाँव का सहज हास्य था वो मैंने उसमें बताया। तो उसके बाद मैंने पहले 1000 से ज्यादा प्रतिभागी थे, फिर 10 हुए, फिर 10 में 3 हुए, फिर 3 में मैं 1 हो गया। बहुत खूब। कुछ और सुनना चाहेंगे आपसे कि कविता से रिलेटेड आपने कुछ, या एज अ कॉमेडियन या कुछ भी मोटिवेशन आपसे सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मोटिवेशन आपको सुनाते हैं कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया था तो मेरे साथियों ने समझाया, शुक्र है आप छत से गिरे, छत आप पर गिर जाती तो। ये तो मेरे हास्य वाले थे, लेकिन कई आप जैसे गहरे लोग होते हैं, दूरदर्शन में जिस तरह के प्रोग्राम आते हैं, इस तरह की अच्छी सोच वाले लोग कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो मेरे दोस्तों हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। यही दूरदर्शन का संदेश मुझे लगता है, प्रोग्रामों को देख के यही मेरा संदेश है। क्योंकि मैं अच्छी चीज को फॉलो करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को आपने मौका दिया। हमारा भी दिल खुश हो गया, आज बहुत हंसने का मौका मिल रहा है। अक्सर जब आप शो करते हैं तो लोग किस तरह क्या डिमांड करते हैं आपसे? लोगों को जैसे हर जगह अलग डिमांड होती है, जैसे जेंट्री होती है वैसा ही डिमांड होती है। जैसे बच्चे होते हैं तो वो कहेंगे आप लाफ्टर वैसा सुनाओ, तो उनको वैसा सुना देते हैं, हर आइटम रखना पड़ता है, क्या करें। लेकिन मैं बचता हूँ, उस जो अच्छी जगह जाने की कोशिश करता हूँ। आज के जमाने की किसी बात ने आपको खींचा अपनी तरफ, जिस पर आपको कुछ कहने का मन किया हो? आज की तो हर बात खींचती है साहब, लेकिन ये देखो कि हर चीज में कोई ना कोई ऐसी चीजें आती ही रहती हैं। जैसे पर मैं आजकल देखा, मेरे फादर बीमार थे तो मैंने देखा कि यहाँ जो इलाज का सिस्टम होता है, गरीब आदमी बड़ा परेशान है इससे। तो उस चीज में सुधार होने चाहिए काफी सारे। तो वो मुझे लगता है कि इस पे विसंगति, जैसे विशेषज्ञ कौन होता है जो कमाने में विशेष रूप से आगे होता है, एक होता है कार्डियोलॉजी। जी। तो मतलब वो कहता है कि कार के पैसे दो, तो आप कहोगे लो, कार के पैसे दियो, यो लो जी। तो हर चीज में हंसी होती है, हर चीज। नेफ्रोलॉजी वो नाप रहा होता है आपको कि कितनी कैसी पार्टी हो आप। बिल्कुल। पीके साहब के फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में साहब 2 बच्चे हैं, एक मिसेज एक ही है। वैसे आपके जो इस टैलेंट को है, क्या आपके बच्चे भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? वो नहीं, वो मेरे कतई एंटी है। वो कहे क्या यार पापा ये की बकवास है, आप पुलिस में इतने अफसर हो तो आप बाहर रहो, क्यों इमेज हमारी खराब करते हो। क्योंकि कॉमेडी को एक अच्छी दृष्टि से अभी भी गाँव में नहीं देखते, और वो बच्चे धीरे धीरे समझेंगे उस चीज को। उनको लगता है मैं बेस्ट नहीं कर सकता, और वो लगना भी चाहिए। वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं दोबारा अच्छा करूँ कुछ। बिल्कुल। किस तरह समझाते हैं अपने बच्चों को आप एज अ कॉमेडी वे में? अगर आपको समझाना पड़े तो कुछ इस तरह कभी उनको समझाया आपने इस चीज को? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ एक शेर कि बहुत समझाया पर समझा नहीं, वो समझता तभी है इंसान जब समझाया नहीं हो।
वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत ही खूब। बढ़िया। तो क्योंकि ये चीज अपन ज्यादा किसी को देते हैं तो वो उसको लेता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे माहौल समझाता है। कि मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके दिल में दस्तक देना चाहता हूँ, हाँ मैं यहीं रहना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जब बढ़िया। आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब आपके बारे में छपता होगा तब तो बड़े गर्व से वो बोलते ही होंगे, आपके जो परिवार वाले होते होंगे तब आपको समझा रहे हैं। वो क्या है कि मेरे सामने नहीं बोलते, मेरी मिसेज भी मेरे सामने मेरी बड़ाई नहीं करती, लेकिन पीछे से कई बार वो बहुत बड़ाई करती है। मैं कई बार छुप के पर्दे को होता हूँ तो तब मुझे लगता है हाँ इसको भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। क्या बात है। किस तरह से करती है, थोड़ा आप बताएं। हाँ नहीं, वो जैसे कहेंगे फलानी जगह आज जीती है, मेरे तो पता है था जीतना ही था। तो मतलब वो संतुष्ट नहीं होते, जैसे मैं कुछ भी ले जाके बड़े से बड़ी ट्रॉफी भी ले जाके दूंगा या जगह बताऊंगा तो कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर धीरे से बाद में देखेगी, फिर मैं देखता रहता हूँ रिजाई में से, हाथ देखते रहिए। लेकिन वो मुझे समझती मेरी वैल्यू जैसे पति आम पति जैसी है, मेरे को डस्टबिन समझती, जैसे किक मारो तो मुंह फूल जाए। अच्छा। रात को बचा कुचा सारा खाना डाल दो उसमें, सारा कुछ, बूढ़ा मर गया लड्डू खा ले, बुआ गुड़ लाई थी बुआ ये ले खा ले। शुक्र है आजकल हम भैंस नहीं पाल रहे, अगर भैंस बीमार हो जाए और वो सारा खाना बच जाए चारा तो मुझे ही खाना पड़े। जैसे क्या कभी आप हाथ बटाते हैं किचन में आपकी धर्मपत्नी जी का? नहीं, ये सच्ची बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं मेरे से किचन में काम नहीं होता। वो कह रहे कि तू खुद ही किचन जैसी शक्ल का है, तेरी शक्ल ही ऐसी जैसे ट्रक के नीचे पतीला आ गया हो, तो मैं फिर हंसी में ही उड़ा देता हूँ। किचन में मैं क्या कोई भी काम करता हूँ, मैं मान लो बर्तन भी धो दिए तो उसको समझ में नहीं आता दोबारा धोती हो, तो मैं पहले ही चला के कैसी कोशिश करता हूँ कि जब वो चलो बचा जाए। पर वो ध्यान रखती बहुत अच्छी है, अभी उसकी वजह से मैं इतना कर पा रहा हूँ, नहीं तो कहाँ कर पा। बड़ी बहुत खूब, बहुत। अभी भी कृतिका ने जिक्र किया कि अखबारों में भी आपके लिए कुछ लिखा गया, मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल ये तो जो देख पा रहे हैं, दिखाते हैं हमारे दर्शकों को भी। कुछ आप प्रोग्राम दे रहे हैं ये यहाँ 2012 का फागोत्सव है, जी हाँ, जवाहर जी। कला केंद्र का। जी जी जी, जी। यहाँ में केसर देव मारवाड़ी जी हैं, चैंपियन है अभी लाफ्टर के। हाँ। किशोर भाई पारिक जी जी है, हाँ। हरीश हिंदुस्तानी जी हैं, ये राजस्थान के बड़े दिग्गज लोग हैं। ये बहुत बढ़िया अच्छे कलाकार। तो फागोत्सव पे क्या सुनाया था आपने? फागोत्सव पे तो मैंने राजस्थानी का ही प्रोग्राम था। तो मैंने एक छोटा सी चीज सुनाई थी, छोटी मोटी चीजें, जैसे मेरी मिसेज ने पार्लर खोला था, उस समय कोशिश कर रही थी क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। मैं कहता तू टिपिकल राजस्थानी रख ले, ग्यारसी। अच्छा। आपका रूप निखार सी, आपकी बदसूरती को मार सी, एक बार थाने प्यार से पुकार सी, और जिस दिन खूब सारा बिल हो जाएगा तो थाने पसार सी। तो बहुत मजा आता है। ये आपका जो अगला मैं देख पा रहा हूँ, धर्मेंद्र साहब के संग आपने यहाँ पे। धर्मेंद्र साहब का मुझे विशेष स्नेह है, मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ तो मिलता हूँ, और ये बहुत प्यार करते हैं मुझे। ये फोटो खिंचवाने से पहले और भी मेरे कई साथी थे, तो वो तो दूर दूर बैठ के खिंचा रहे थे। फिर मैंने कहा मैं तो साहब बचपन से आपको पिताजी से समकक्ष मानता हूँ, मैं तो लिपट के खिंचवाऊंगा। तो उन्होंने कहा आजा मेरे लाल, वो भी मेरी तरह ही मस्त आ गए। अच्छा। ये कुछ आपके हम देख पा रहे हैं। अभी जो आपने जिक्र किया था कि हाँ अभी 2 दिन आप बड़े हंसाने वाले हैं। बिल्कुल, जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल 10-11 को जो है यहाँ पे, यहाँ हंसाएंगे। जी। आगे का आपके और क्या क्या आपके जो लोग कहते हैं फ्यूचर प्लान सब करके रखते हैं, तो आगे आपने कितना आगे तक ले जाने का आपने सोचा है? जिस हिसाब से मेरी तैयारी है, तो मैं चाहता हूँ कि या तो आमिर खान मेरे टक्कर में आएगा या फिर कपिल शर्मा, और मेरे को मौका मिल जाए इन दोनों के साथ अगर स्टेज शेयर करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान को एक अच्छा नाम दूं, और राजस्थान का पता चलेगा, राजस्थान की पावर इनको किसी दिन जब हम मौके में आएंगे। हम कोशिश करते हैं, ये भाई हैं अपने और इनसे हम सीखते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये भी परफेक्शनिस्ट धीरे धीरे हुए हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। जी। अक्सर जो कॉमेडियंस होते हैं या जो हास्य कवि होते हैं, वो जिंदगी के एक पहलू पे बहुत नज़र गड़ाए रहते हैं। हस्बैंड वाइफ का जहाँ जिक्र आता है, पत्नी और पति का, वहाँ पत्नियों पे बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। एक्चुअली बेचारी सॉफ्ट टारगेट होती है ना, उसको कुछ भी कह दो, घर में कोई नाराज भी नहीं होगा, दूसरे को कह दो जी, पता चल जाएगा दूसरे दिन कोई ना कोई कोर्ट में रिट लगी मिलेगी, फिर देखना हालात खराब हो जाएगी। जी। आप